जितने भी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री थे उनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। तो हम रिवीजन करेंगे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, क्या-क्या घटनाएँ हुई उनके कार्यकाल में, उनके साथ। फिर उस आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक? अनुच्छेद 76, ठीक है? अब देखिए मोदी क्या है, प्रधानमंत्री भारत के बनने से पहले 13 वर्षों तक गुजरात के सीएम रहे, नंबर 1 बात। 2014 में ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने कर ये पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक है? ये स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के। तो लिखा 2014 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला पहली बार 2014 में, और स्पष्ट बहुमत 282 सीटें मिली थी लोकसभा की, और 2014 में गठबंधन सरकार बनी। देखो स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद ही बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनवाई, और लोकसभा स्पष्ट बहुमत के बावजूद ठीक क्या बनाई, गठबंधन सरकार बनाई, जबकि वो अपनी अकेले दम पर सरकार बना सकती, लेकिन उसने गठबंधन को भी शामिल किया। फिर लिखा 1984 के बाद किसी भी दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि किसी भी दल को 1984 के बाद स्पष्ट बहुमत मिला। 1984 से लेकर 2014 तक किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। फिर अगस्त 2014 की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो थी, उनकी नियुक्ति के लिए 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। वो 2015 में 99वें संविधान संशोधन के रूप में विधेयक के रूप में लागू हुआ और उसको रद्द कर दिया गया, पूर्णतया रद्द कर दिया गया। फिर अगली घटना क्या थी, संवैधानिक इतिहास में पहली बार किसी भी विधेयक को रद्द किया गया पूर्णतया। फिर 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात शुरू हुई, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। फिर 2015 में भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच गांव की अदला बदली की गई थी, 119वां संविधान संशोधन अब लागू हुआ था 100वें संविधान संशोधन के रूप में। इसमें असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों की सीमा से संबंधित मामला था। फिर 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के रूप में लागू हुई थी, ठीक। अब बात करते हैं 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 का जो अनुच्छेद 35 ए था, जो निवासी शब्द से संबंधित थे, इसको पूर्णतः खत्म किया गया, इसका कुछ भाग खत्म किया गया, ठीक। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अधिनियम आया 2019 में, और इसमें क्या हुआ, इसमें जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को 2 केंद्रशासित प्रदेश बनाएंगे। फिर जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए एक समिति गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी थे, ठीक। अब दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव को 2 संघ शासित प्रदेशों को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया 26 जनवरी 2020 को विलय करके। फिर 126वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें लोकसभा विधानसभा में SC/ST को दिया गया आरक्षण 70 वर्ष से लगभग 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, प्रस्तावित किया। 104वें संविधान संशोधन के रूप में इसे 26 जनवरी 2020 को लागू किया। तो ये महत्वपूर्ण तत्व थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिनका कार्यकाल 2014 से लेकर अब तक चल रहा है। और बात करते हैं आज हम अपने नए टॉपिक के साथ, ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों सर्वप्रथम सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और दोस्तों हम जो उसका बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रधानमंत्री, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज हमने नए टॉपिक के बारे में आपको बताया था। आज हम पढ़ाएंगे महान न्यायवादी और महाधिवक्ता, जो हमारे लगभग अनुच्छेद 75 पूरे कंप्लीट हो गए थे। आज 76 से हम लोग शुरू करेंगे, जो महत्वपूर्ण हमारे अनुच्छेद हैं, जैसे महान न्यायवादी हो गया, महाधिवक्ता हो गया, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। किस अनुच्छेद में इसको बोलने का अधिकार है, किस अनुच्छेद में इसको कार्रवाई करने का अधिकार है, या किस अनुच्छेद से मत देने का अधिकार नहीं है। और दोस्तों एक बात ये है कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इस समय OTR जो साइट चल रही है, मतलब सरकारी रिजल्ट पे OTR करने की वो प्रोसेस बहुत ही स्लो है। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द कर दीजिए, जो फॉर्म फिल अभी नहीं किए हैं फिल कर दें। और एक और सूचना ये थी कि जो यूपीएससी पेट का जो एग्ज़ाम था, उसकी डेट आ चुकी है, लगभग आ तो पहले चुकी थी, पता हो गया होगा। अब उसके एडमिट कार्ड रिलीज होने वाले हैं, तो आप सभी लोग तैयारी करते रहें। तो जो भी पढ़ा है सब रिविजन कर रहे हैं, और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके सफल होने के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है महान न्यायवादी और महाधिवक्ता। देखिए महान न्यायवादी जो शब्द है ये अनुच्छेद 76 में है। महान न्यायवादी शब्द जो है ये अनुच्छेद 76 में है।
और महाधिवक्ता जो है 165 में। तो महान्यायवादी ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है अनुच्छेद 76 के आधार पर, और जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य सरकार के अंतर्गत काम करता है। इसमें जैसे पूरे केंद्र में महान्यायवादी होता है, वैसे प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है। क्लियर। अब बात करते हैं योग्यता इसकी क्या है। योग्यता उसकी वही है जो उच्चतम न्यायालय में जो व्यक्ति न्यायाधीश बनने की योग्य होगा उसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है। तो क्या है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। फिर दूसरा है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और योग्यता क्या है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सॉरी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है, सॉरी नियुक्ति की जाती है इसकी। और इसकी व्यवहार में मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। इसकी शपथ का प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, इसलिए शपथ के आगे कट का निशान लगा है। इसका शपथ का प्रावधान ना ही अनुसूची 3 में है, ना ही संविधान के किसी अनुच्छेद में है। अब बात करते हैं कार्यकाल का उल्लेख भी संविधान में कहीं नहीं है। कार्यकाल का उल्लेख भी संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। ठीक। और इसके जो वेतन भत्ते हैं वो कौन निर्धारण करे, भाई जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो इसके वेतन भत्ते भी कौन करेगा निर्धारण, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक। और इसका जो कार्यकाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल महान्यायवादी का चलता रहेगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, आप बताइएगा। ठीक। अब बात करते हैं 3 वर्ष। इसका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति आदेश में होता है। जो राष्ट्रपति जब इसको नियुक्त करता है तो एक आदेश होता है, उसी में इसके कार्यकाल का उल्लेख है, और संविधान में किसी भी अनुच्छेद में इसके कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। तो कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। ठीक। अब बात करते हैं भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, MC शीतलवाड़ जी थे। MC शीतलवाड़ जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पहले थे और सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल के नहीं रहा इन्हीं का, MC शीतलवाड़ जी का, जो पहले भारत के महान्यायवादी थे। ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कार्य। अब इसके कार्य क्या होते हैं महान्यायवादी के, इसके कार्य होते हैं भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना, भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना। और दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया जो विधिक स्वरूप होता है उसको कर्तव्य है कि वो उसको अच्छे ढंग से करे। ठीक। उसको अच्छे ढंग से करे। ठीक। तो दूसरा हो गया राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया विधिक कर्तव्य स्वरूप का कर्तव्य। अब तीसरा है उन्हें भारत के किसी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। इसका कार्य क्या है, अगर उसे लगता है कि मामला बहुत टिपिकल है और इसको इधर से उधर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, तो ये वहां जाकर क्या कर सकता है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। ठीक है। अब क्या है, यह भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। और उन्हें प्रथम विधिक अधिकारी भी कहते हैं, उसे प्रथम विधिक अधिकारी भी कहते हैं। तो अनुच्छेद 81 में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त चाहे बैठक हो या संसद की बैठक हो या संयुक्त बैठक हो या किसी भी समिति की बैठक है, तो उसमें भाग तो ले सकते हैं, भाग ले सकता है। लेकिन अगर मतदान करने की बात आएगी तो ये मतदान नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से महान्यायवादी का जो महत्वपूर्ण बिंदु थे ये हुए। अब कुछ और बचे हुए हैं। चलिए अब देखते हैं कौन सा था। 81 हो गया था। अनुच्छेद 105 लिख लीजिए। अनुच्छेद 105 में इसी थोड़ा बहुत संबंधित है। ठीक। अनुच्छेद 105 में क्या लिखिए के तहत क्या है, संसद सदस्य बोलने की स्वतंत्रता। जो संसद के कोई भी सदस्य होंगे, संसद के सदस्यों के बोलने की स्वतंत्रता, संसद सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता, ये आती है 105 में, बोलने की स्वतंत्रता। क्लियर।
संसद के जो भी सदस्य होंगे उन्हें बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 105 में दी गई है और न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। अगर कोई भी वो बयान या कोई भी बात कहते हैं संसद के अंदर तो न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, अब तीसरा पॉइंट लिखिए, विशेषाधिकार है किसको? संसद को। किसको? विशेषाधिकार किसको है? संसद को। किसको है? संसद को। ठीक, तो ये तो ये अनुच्छेद 105 हो गया। ये क्या हो गया? अनुच्छेद 105। जैसे अगर कहा जाए अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को बोलने की स्वतंत्रता है, उनके द्वारा संसद में कही गई किसी बात को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती तथा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का निर्धारण संसद करती है। कौन विशेषाधिकारों का निर्धारण करेगी? संसद करेगी। क्लियर? ये हो गया अनुच्छेद 105। अब 105 का ही क्लॉज 4 लिख लीजिए। अनुच्छेद 105 का ही क्लॉज 4 लिखिए। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 105 का क्लॉज 4, अनुच्छेद 105 का क्लॉज 4, इसमें क्या लिखिए? इसमें यह स्पष्ट उल्लेखित है कि जिन लोगों को संसद की अथवा उसकी समिति में भाग लेने का अधिकार है उन्हें ही यह सब अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, जिन्हें संसद की अथवा उसकी समिति में, जिसे संसद अथवा उसकी समिति में भाग लेने का अधिकार है, वही इसमें क्या करेगा? भाग लेगा। अनुच्छेद 105 में कहा गया है। ठीक, और अनुच्छेद 105 से यह स्पष्ट होता है कि यह सभी अधिकार किसको दिए गए हैं? अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी को दिए गए हैं। ठीक, अब महान्यायवादी लोक सेवक नहीं है। ठीक है, उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है। तो लिख लीजिए महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी जो यहाँ पे लिखना है, एक पॉइंट बन जाएगा। महान्यायवादी, देखिए महान्यायवादी लोक सेवक नहीं है, लोक सेवक नहीं है, कट कर दिया। ठीक, तो महान्यायवादी लोक सेवक नहीं है और इन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है, लेकिन वे भारत सरकार के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते। तो प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस तो करेंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध नहीं किसी न्यायालय में उपस्थित होंगे। ठीक, भारत सरकार के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते। तो ये क्या है? ये महान्यायवादी लोक सेवक नहीं है, प्राइवेट प्रैक्टिस करने के से अधिकार है और भारत सरकार के विरुद्ध ये किसी न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे। ये बात हो गई। अब अगला देखिए, महान्यायवादी के कार्यकाल को कम करने हेतु सॉलिसिटर जनरल होते हैं। जो महान्यायवादी का कार्यकाल होता है, लिख लीजिए यहाँ पे, महान्यायवादी का कार्यकाल जो होता है, महान्यायवादी का कार्यकाल, कार्यभार है, लिखिए कार्यभार को कम करने के लिए, कार्यभार को कम करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? कार्यभार को कम करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक, महान्यायवादी का जो कार्यभार होता है उसको कम करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इसकी नियुक्ति होती है सॉलिसिटर जनरल की, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति होती है। सॉलिसिटर जनरल की क्या होती है? नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इनकी संख्या निर्धारित नहीं है कि कितने सॉलिसिटर जनरलों की नियुक्ति होगी। ठीक, अब बात करते हैं, कुछ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, हालांकि इन पदों का उल्लेख संविधान में नहीं है। जैसे इनकी सहायता के लिए कुछ सॉलिसिटर जनरलों की नियुक्ति की जाती है और कुछ अन्य होते हैं, लेकिन इनका उल्लेख कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। लेकिन सॉलिसिटर या अतिरिक्त सॉलिसिटर, ठीक, योग्यता इनकी भी वही होगी, क्या है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है। ठीक, क्लियर हुआ?
सॉलिसिटर वही बनेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के या सॉरी जज बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये तो हमारा आज महान्यायवादी जो टॉपिक था वो खत्म हुआ, महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो आपको बता दिए। अब हम आगे बात करेंगे महाधिवक्ता की। किसकी? महाधिवक्ता की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।